नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है मौसम को लेकर। प्रदेश में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा। लगातार जो है सुबह से राजधानी देहरादून समेत अन्य जगहों पर बरसात हो रही है, भारी बारिश हो रही है और दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश के आसार के चलते बाढ़ के खतरे का अंदेशा भी बना हुआ है और कुछ जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है और कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 अगस्त तक बारिश जारी रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, बाढ़ के खतरे का अंदेशा बना हुआ है। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 अगस्त तक बारिश के जारी रहने की संभावनाएं हैं, यानी कि पूर्वानुमान जताया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही मूसलाधार बरसात हो रही है और 5 जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मौसम को लेकर अगर हम बात करें तो देहरादून में सुबह से ही मूसलाधार बरसात हो रही है, 5 जिलों में भी अलर्ट है। कहां कहां बारिश की संभावनाएं हैं और अलर्ट पर प्रशासन किस तरह से है? देखिए बिल्कुल, जिस पर देखा जाए कि आज भी उत्तराखंड का मौसम जो है उसका मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश के आसार जो है वो जो है मौसम विभाग ने जताए हैं और उसी उनका पूर्वानुमान जिस तरह से उन्होंने जताया था उसी के अनुसार देखा जाए तो देहरादून समेत कई जिलों में बारिश भी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग ने बाढ़ का खतरे का भी अंदेशा जारी जताते हुए जो है अलर्ट जारी किया है। देहरादून की बात की जाए तो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जिले ये जो है शामिल किए गए हैं, जिसमें कई हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है जिसमें व्यक्त की गई है और बिजली चमकने की भी संभावनाएं जो है मौसम विभाग ने जताई है। और 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जो रहने वाला है, इस संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी सभी डीएम को पत्र भेजते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है कि सभी जो लोग हैं वो सचेत रहें, डीएम के लिए अवेयरनेस करें, नीचे अधिकारियों को, चाहे तहसीलदार हो चाहे डीएम, उनको निर्देश दें कि वो जो है फील्ड में जाकर लोगों को सचेत करें। जी योगेश, ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर अगर सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह से ही राजधानी देहरादून समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो रही है। आज मौसम कैसा रहने वाला है पूरा दिन? देखा जाए कि सुबह से ही लगातार जो है बारिश देखने को मिल रही है और अगर ओवरऑल अब तक की बात करें तो 2 से 3 मिलीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है और आगे की भी अगर बात करें तो 2 से 3 mm बारिश, यानी अभी भी जितनी बारिश सुबह से हुई है इससे अधिक बारिश का आसार जो है उसमें लग रहे हैं कि बारिश अधिक होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार सुबह से तेज बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है नदी नालों के उफान के लिए काफी होती है। इसलिए लगातार मौसम विभाग सचेत कर रहा है और एचएनएन की ओर अगर देखा जाए तो लगातार जो है कहीं ना कहीं बारिश का जो दौर है वो जारी है और ऐसे में लगातार कहा जा सकता है कि जिस तरह से मौसम विभाग एडवाइस जारी कर रहा है उसका अनुरूप जो है कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। हरिद्वार और उसके आसपास जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर क्या निगरानी की जा रही है योगेश? देखिए, चाहे वो ऋषिकेश हो चाहे फिर जो है हरिद्वार हो या अन्य जनपदों को अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से पुलिस विभाग भी नदी नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नदी नालों के किनारे मत जाइए, क्योंकि ऊपर लगातार हो रही बारिश से नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो निश्चित तौर पर जो एडवाइजरी जो लोगों की के लिए जारी की जा रही है उस पर जो है कहीं ना कहीं सचेत रहने के लिए आवश्यक है कि वो जो है प्रशासनिक की ओर से जो है जो एडवाइजरी की जा रही है, अवेयरनेस की जा रहा है, उसके नियमों का जो है पालन करें। ये एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, ये तमाम लोग कैसे समन्वय और सामंजस्य बनाकर काम कर रहे हैं इस समय जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर? को लेकर जब जब बैठक होती है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर रहती है, उनका अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनको जो है समन्वय बिठाकर काम करने के लिए कहा जाता है कि जहाँ पर भी मार्ग अवरोध होता है वहाँ पर डीआरओ की टीम काम करेगी। इसके साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो है मार्ग को खुलवाने में काम करेगी। अगर कहीं इस तरह की चुनौती आती है तो वहाँ भी जो है उनका साथ देगी। तो निश्चित तौर पर जो है टीम जो है समन्वय बिठाकर काम कर रही है। उसके परिणाम देखने को मिले हैं कि कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हुए तो उनको जल्दी खोला गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अगर कोई किस तरह की चुनौती आई है तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहाँ पर डटी मिली है। तो जिस तरह का समन्वय बिठाने की बात जो है आपदा प्रबंधन के बैठकों में कहा जाता है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है और लगातार अधिकारी मिलजुल कर जो है हर चुनौती से निपटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है योगेश, आप फोन लाइन पर बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।
आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच एक नया मोड़ आया है, जहां पर 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुए बवाल के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनके 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। इस आरोप के चलते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी और मामले के तूल पकड़ते ही ये मामला और गर्मा गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। वीडियो में लापता बताए गए जिला पंचायत सदस्य खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि वे अपनी मर्जी से घूमने गए थे। उनके अपहरण की खबर पूरी तरह से गलत है। हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं। और मैं डिकर सिंह मेवाड़ी 01 कपोड़ उखलकांडा जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ हूं और मेरे सहयोगी साथी 11 चकोटा से दीपा बिस्ती जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 10 चापड़ से तवन शर्मा जी जिला पंचायत सदस्य हैं और हमारे 23 जंगलिया गांव भीमताल से हमारे विपिन जंतवाल जी जिला पंचायत सदस्य हैं और 3 उखलकांडा से हमारे प्रमोद कोटलिया जी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य। हम सभी जिला पंचायत सदस्य हम अपनी मर्जी से अपनी स्वयं की इच्छा से हम लोग घूमने निकले हुए हैं और हमने देखा सोशल मीडिया और अन्य जगह हमने देखा तो कहीं न कहीं हम लोगों के अपहरण की अफवाहें उड़ाई जा रही जो निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही हम सभी क्षेत्रवासियों से और अपने स्वजन परिजनों से निवेदन करते हैं कि हम लोग सभी लोग अपने स्वेच्छा से घूमने आए हैं और हम सब सुरक्षित हैं और हम जल्दी ही आप सबके बीच में आकर के सरकार के सहयोग से और अब हम सभी लग पड़ के क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर होंगे और जल्दी ही हम सब आपके बीच उपस्थित रहेंगे। और देखिए, आप नैनीताल में 14 तारीख को जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो चुनाव होना था, जिसको लेकर सियासी जो है घमासान देखने को मिल रहा है। ये बताया गया कि जिला पंचायत सदस्य लापता हैं और वो उसके बाद वो खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से घूमने गए थे। तो ये इन आरोपों के चलते कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही थी और मामले ने तूल पकड़ लिया था। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो आया है, इसने सारी चीज़ों का पटाक्षेप कर दिया है। योगेश आर्य हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर बने हुए। योगेश, ये क्या चल रहा है चुनाव में? ये चुनाव तो एक तरह से मजाक लग रहा है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं, फिर खुद जिला पंचायत सदस्य सामने आकर कह रहे हैं मैं तो घूमने गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है पूरा घटनाक्रम? नैनीताल का पूरा घटनाक्रम है तीसरी पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की अगर बात करें तो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग 14 तारीख में होनी थी। उस दौरान जो है नैनीताल से तस्वीरें सामने आती हैं कि जो कांग्रेस वहां पर जो है प्रदर्शन करती है, भाजपा के लोग उधर वो भी प्रदर्शन करते हैं और 5 जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको लेकर एक बात आती है कि उनका अपहरण हो गया है। और कहीं ना कहीं उनके अपहरण को लेकर जिस तरह से सियासी बवाल मचता है, उस पर बाद जो है हाईकोर्ट भी जो है निर्देश देते हैं कि उनको ढूंढा जाए, उसके बाद वोटिंग कराई जाए। इसके साथ साथ जो है एसएसपी अन्य जो सदस्य उनको सुरक्षा के घेरे में रखेंगे, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ इनको ढूंढकर वोटिंग कराने के लिए कहा गया था और 18 में इसको लेकर के पूरा नतीजा सामने आ जाएगा कि किस तरह से कौन इसके पक्ष में वोट किया। लेकिन इससे पहले जिस तरह से वीडियो सामने आई है कि उन्होंने खुद ही ये कहा है कि हम तो घूमने गए थे, ना हमारा कोई अपहरण हुआ है। और जब हमने इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर देखी तो हम खुद हताश हुए कि इस तरह की वीडियो कैसे वायरल की जा सकती है, क्योंकि हम तो खुद घूमने गए थे। तो यानी कि पूरा मामले एक पूरा नया मोड़ ले चुका है। और अब देखना होगा कि 18 तारीख में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ के नतीजे आएंगे, किस तरह की वोटिंग वहाँ पर कराई जाएगी, उसके बाद जो है किस तरह का नतीजा आता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है, इसने तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं उन सब आरोप को निराधार कर दिया है और कहीं ना कहीं जो पूरी पोल खोल दी है। जी, अभी क्या आरोप प्रत्यारोप अभी भी चल रहे हैं कि या फिर पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया इसका? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि खुद ही जिनके आरोप लगाए जा रहे थे कि वो है लोगों का अपहरण हुआ है, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण हुआ है, उन्होंने स्वयं एक वीडियो जारी करके 5 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने साफ तौर पर ये वीडियो जारी की है। तो प्रक्षेप हो गया है और इसके बाद जो है अब देखना होगा कि किस तरीके से इसको राजनीति दोनों ही दलों की ओर से की जाती है। लेकिन जिस तरह साफ तौर पर देखा जाए तो आरोपों से प्रत्यारोप लगातार दोनों ओर से देखने को मिल रहे थे। लेकिन स्थिति ये है कि अब जो है इनकी 18 तारीख में जो है नैनीताल को लेकर नतीजा आना है और वहां पर किस तरीके से नतीजा आते हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, क्योंकि साफ तौर पर एसएसपी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीएम को भी कहा गया है कि वो प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाओं के साथ खड़े होकर संभालें। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में नैनीताल की घटना के क्रम के बाद अब ये जिस तरह वीडियो सामने आई है, इन 5 को ले जाकर किस तरह से मतदान और किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहने वाली है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम इनपुट्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और
अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में कार्य मंत्रणा समिति की अहम बैठक आयोजित हो रही, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष के साथियों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। और हालांकि उन्होंने विपक्ष पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली बार विपक्ष ने सत्र देहरादून में कराने की मांग की थी और जब सत्र यहां हुआ तो कहा कि सरकार गैरसैंण जाना नहीं चाहती। गणेश जोशी ने उम्मीद जताई कि आज की बैठक को में सत्र को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी और आगे की रूपरेखा तय होगी। सरकार गैरसैंण के लिए भी सत्र कराने को तैयार है। देखिए, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, विपक्ष के साथियों के साथ बैठकर, क्योंकि विपक्ष हमारा उनका दोहरा चरित्र है। पिछली बार भी उन्होंने कहा कि सत्र यहां करो, जब सत्र यहां करा तो कहा कि साहब ये गैरसैंण नहीं जाना चाहते। सरकार वहां पर सत्र कराने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति में जो तय होगा उसके अनुसार जो है काम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर जहां पूरे देश में शराब के ठेके बंद रहे, वहीं डोईवाला में देशी शराब के ठेके के सामने गोलूदा नामक ढाबा चलाने वाले 2 व्यक्ति अवैध रूप से शराब की तस्करी करते हुए पाए गए। आबकारी अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर जब आबकारी की टीम वहां पहुंची तो ढाबे के नीचे गोदाम से 15 पेटी देशी और 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अभियुक्तों को पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए आबकारी विभाग साथ ले गया है। बेसिकली सरकार द्वारा घोषित ड्राई डे है दिवस का दिन। तो हम लोगों को सूचना मिली कि ड्राई डे के दिन की शराब बेची जाती है। गोलूदा ढाबा नामक स्थान पे शराब बेचने की जब हमें सूचना मिली तो हमारी टीम ने वहाँ पे छापेमारी करी और लगभग 1 पेटी माल्टेक वहाँ पे बरामद हुई टेट्रा पैक। उसके बाद जब वहाँ पे 2 व्यक्ति उनको मिले, 2 अभियुक्त जिनको मैं नामजद किया है, उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि घर के पीछे बने गोदाम में शराब और रखी है। तो इस गोदाम में छापेमारी करने पर हमें लगभग कुल 15 पेटी देसी शराब मिली है और 3 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। खबर मंगलौर से है, जहां बीते शाम 7 बजे नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए गंभीर हालत में एक मरीज को लाया गया, लेकिन इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एएमटी और एक स्टाफ नर्स की ओर से घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि रात के समय अस्पताल में एक डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल के बजाय घर पर आराम फरमा रहे थे। ऐसे में रात में आने वाले मरीजों को पहले तो डॉक्टर को तलाशना पड़ता है। तो आपको बता दें कि मंगलौर की ये खबर है, जहां शाम 7 बजे नारसान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए गंभीर हालत में एक मरीज को लाया गया, लेकिन इलाज के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद एएमटी और एक स्टाफ नर्स की ओर से घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद रुड़की सिविल अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और यहाँ आपको ये भी बता दें कि रात के समय अस्पताल में एक डॉक्टर की इमरजेंसी में ड्यूटी रहती है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अस्पताल के बजाय घर पर ही आराम फरमाते रहते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भगवान भरोसे है, क्योंकि यदि शाम को कोई व्यक्ति इमरजेंसी में वहाँ पहुँचता है तो वहाँ डॉक्टर नहीं रहते और जिसकी वजह से मरीज़ों को खासी दिक्कत आती है। उनके जो तीमारदार होते हैं उनको यहाँ वहाँ मरीज़ों को लेकर भटकना पड़ता है, जिसकी जिम्मेदारी उस डॉक्टर की है जिनकी ड्यूटी जो है शाम के समय है।
और संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, नारसन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये व्यवस्थाएं कब से ऐसी चल रही हैं? आपको बताना चाहूंगा, जहां एक और सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के जो है लाख दावे करते हैं, लेकिन मंगलौर के गुरुकुल नारसन में अगर हम बात करें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर रात के समय इमरजेंसी के दौरान जब कोई मरीज वहां पर पहुंचता है तो उनको जो है मौके पर कोई भी चिकित्सक नहीं मिलता, यानी चिकित्सक नदारद दिखाई देते हैं। ऐसा ही मामला एक रात में आया था। एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुकुल नारसन लाया गया था, लेकिन कोई भी चिकित्सक ना मिलने के कारण उसको जो है वहां पर जो स्टाफ नर्स हैं और साथ ही जो एम्बुलेंस में रहने वाला एक युवक है उनके द्वारा प्राथमिक इलाज दिया गया था, लेकिन चिकित्सक मौके पर नहीं मिला और उसके बाद उनको जो है रुड़की सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले को देखकर एक स्वास्थ्य विभाग पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है, क्योंकि एक विश्वास जो है लोगों में स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को लेकर बना हुआ है, लेकिन वहां पर मौके पर चिकित्सक ना मिलना एक अपने आप में सवाल है। जी राहुल, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चिकित्सक है जो घर में आराम फरमा रहे हैं, इन पे कोई विभागीय कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अब ये बिल्कुल इस तरीके के मामले पूर्व में भी आए हैं। लगातार उच्च अधिकारियों के को जो है इनसे अवगत भी करा गया है, मौखिक रूप से अवगत करा गया है, लेकिन उच्च अधिकारी भी जो है ऐसे चिकित्सकों पर कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। ऐसा क्या कारण है कि ऐसे चिकित्सकों पर जिन पर सरकार जो है जिनको हजारों रुपए सैलरी देकर तैनात करके लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए तैनात किए जाते हैं, लेकिन उच्च अधिकारी भी उन पर कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। जी लोगों में कितना आक्रोश है इस बात को लेकर, क्योंकि इनका तो यही चल रहा है डॉक्टर साहब का कि ये घर में आराम फरमाते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पीड़ित को अस्पताल ला गया था, उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना था कि जब हम यहाँ पर लाए तो बहुत तलाशने के बाद भी कोई चिकित्सक यहाँ नहीं मिला था। बहुत गुस्साए हुए वो लोग नजर आ रहे थे और जिसको लेकर वो मजबूरी में जो है रुड़की चिकित्सा केंद्र पर वो पहुंचे, जहां पर उनको जो है इलाज दिया गया है। लेकिन जब लाखों करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है, हजारों रुपए सैलरी जो है डॉक्टर को दी जा रही है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है यहाँ लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं या चिकित्सा नहीं दे रहे, तो वो अपने आप में एक सवाल जरूर होता है जो जहां कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में रोष जरूर पनप रहा है। जी ठीक है राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। चमोली में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया। वहीं कांग्रेस पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम ने प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट करते हुए कांग्रेस विचारधारा के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है तो ये बिल्कुल जायज़ है। निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष जी का ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि जिलाध्यक्ष जी का जो त्याग पत्र है ये नहीं होना चाहिए था। जिलाध्यक्ष जी ने पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस का जिला में कांग्रेस का हम अध्यक्ष बिठाएं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस से निर्वाचित होकर जो कांग्रेसी विचारधारा से निर्वाचित होकर गए उनको जनता ने एक कांग्रेस विचारधारा के रूप में या तो मतदान किया या निर्दलीय विचारधारा के रूप में भाजपा के अगेंस्ट में मतदान किया। उन प्रत्याशियों को जो विजयी होकर के उन्होंने जनता का अपमान किया है, जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने भाजपा को मत नहीं दिया है, जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया और भाजपा के खिलाफ जनता के मत के खिलाफ वो भाजपा में गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका निष्कासन जो जिलाध्यक्ष महोदय ने संस्तुति की है प्रदेश को, निश्चित रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भाजपा की गोद में बैठ करके कांग्रेस की विचारधारा से विजयी होते हैं और भाजपा की गोद में जा करके बैठ जाते हैं, इनको कतई कांग्रेस के अंदर जो है स्थान नहीं है। कांग्रेस ऐसी विचारधारा, कांग्रेस अलग विचारधारा है, भाजपा अलग विचार, ये विचारधाराओं की लड़ाई है और वो इस विचारधारा से विजयी हुए जो उनकी कांग्रेस की विचारधारा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है और साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भेजे हैं, जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया है। तो आपने अभी सुना प्रोफेसर जीत राम को,
डॉक्टर जीतराम, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो चमोली की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है, जीता है, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेजा है। पूरे देश के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है, जहां बीकेटीसी कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। बीकेटीसी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कृष्ण भक्तों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण का डोला दर्शन का लाभ उठाया। वहीं जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल अमरनाथ नंबूदरी की अगुवाई में भगवान बद्री विशाल के साथ बद्रीश पंचायत के देवताओं समेत सभी देवताओं का विशेष श्रृंगार किया गया है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है। और संजय कुमार हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, ये बताइए आप कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया यहाँ पे बद्रीनाथ धाम में, कितना उत्साह भक्तों में नजर आया? विशाल जी, देखिए कल सुबह से ही भू बैकुंठ धाम में जो है जन्माष्टमी को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा था और भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के साथ साथ मंदिर परिसर में बीकेटीसी द्वारा बनाए गए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य और भव्य डोले का भी जो है दर्शन जो इस दौरान जो है जो भक्त हैं वहाँ पे मौजूद थे वो कर रहे थे। और जिस तरह जो है शाम बीतने लगी तो मंदिर परिसर जो है खचाखच जो है हरि दर्शन के साथ साथ भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचने लगा। कम से कम 1,500 से 2,000 श्रद्धालु जो है उस समय देर रात तक जो है भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में मौजूद थे और रात भर जो है यहाँ पे जो कृष्ण की भक्ति के कीर्तन और भजन की जो है रात्रिकालीन संध्या चलती रही। आपको बता दूं कि भू बैकुंठ धाम जो है 8वां साक्षात बैकुंठ जो है माना जाता है धरती पे, तो लिहाजा यहाँ के कृष्ण जन्मोत्सव से अन्य जो भगवान देवताओं के जो अनुष्ठान होते हैं उनकी काफी जो है अहमियत यहाँ पे मानी जाती है। और जो मुख्य आयोजन किया गया था मंदिर समिति द्वारा, वहाँ पे जो मुख्य पुजारी रावल जी हैं उनके द्वारा सभी बद्री पंचायत के जितने भी सदस्य हैं देवगण हैं उनका विशेष श्रृंगार किया गया था भगवान बद्री विशाल के साथ। साथ ही मंदिर परिसर में डोले को भव्य तौर पे सजाया गया था। ठीक जो है जन्मोत्सव के समय जो मुख्य पुजारी रावल जी पहुंचे और उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद जो है भगवान का वहाँ पे भव्य अभिषेक पूजन किया। उसके बाद 56 भोगों का यहाँ पे भोग का जो यहाँ पे आयोजन करा गया। भोग अर्पित करने के बाद जो है आरती की गई और आज जो है भगवान कृष्ण की जो है जन्मोत्सव के बाद की जो झांकी जो है बद्रीपुरी में जो है घुमाई जाएगी और लोग जो है झांकी के भी दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में जो है अभी बद्रीपुरी पहुंच गए। जी संजय, जिस तरह से तीर्थयात्री पहुंचते हैं उनका तो एक पंथ दो काज हो गए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी हो गए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी उनको शामिल होने का मौका मिला। बिल्कुल जी, देखिए भगवान बद्री विशाल की तपोभूमि जो है बद्रीनाथ धाम है, बैकुंठ धाम जो है बैकुंठ नगरी मोक्ष धाम, कई नामों से जो है ये बद्रीपुरी जानी जाती है। और बद्रीनाथ धाम में जो आजकल बहुत ही सौम्यता के साथ जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो रहे हैं। जो श्रद्धालु जो है आज कल और आज भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीपुरी पहुंचे हैं तो उनको जो है दोहरा लाभ जो है दोहरा पुण्य जो है इनको यहाँ पे मिला है। साथ में जो भगवान बद्री विशाल के ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में सर बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।